नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। जी, बताएँ। संदीप जी, सीजेआई हमारे बहुत नाराज थे, सूर्यकांत बहुत भड़के हुए थे। उनको बड़ी चिंता हो रही कि कैसे एनसीईआरटी के 8th स्टैंडर्ड की एक किताब में जुडिशरी में करप्शन की बात कह दी गई और उन्होंने सुओ मोटो ले लिया और उनके सामने ये मामला रखा किसने? अभिषेक मनु सिंघवी ने, कपिल सिब्बल ने। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? सबसे बड़ी बात यहाँ पर उठ के आती है कि भई आपने बहुत अच्छा किया, इस बात पर न्यायपालिका की गरिमा होनी चाहिए, इसका सम्मान भी होना चाहिए और न्यायपालिका के पास सम्मान के अलावा कुछ है भी नहीं। और समय-समय पर आप देखते हैं कि न्यायपालिका ऐसे मुद्दों को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन जब बात सुओ मोटो कॉग्निजेंस की होती है, तो भाई सुओ मोटो और भी मुद्दे हैं। यह एनसीईआरटी की किताब तक सीमित क्यों है? आखिर जब मौलाना मदनी ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करती है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर के सवाल उठाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून से नहीं है बल्कि भावनाओं में दिया गया है और उस समय के चीफ जस्टिस और बाकी जो सहयोगी न्यायाधीश थे उनके खिलाफ सवाल उठाए जाते हैं। उस पर भी न्यायपालिका को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। लेकिन चलिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, कोई बात नहीं, मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, अभी लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि साल भर पहले या 1.5 साल पहले होली के समय जो घटना घटी थी उसको भूल जाएं। न्यायपालिका भूल सकती है, पत्रकार भूल सकते हैं और टीवी में डिबेट हो सकता है इस डर से कि कहीं कंटेम्प्ट का हथौड़ा चल जाएगा, लोगों को हिम्मत ना हो रही है उठाने की, लेकिन जनता के जहन में अभी भी वो जलती नोटें जो है सुलग रही हैं कि दिल्ली की लुटियंस जोन में एक इतना बड़ी घटना होती है और उस पर जो है देश का मीडिया चुप रहा 2 दिन के लिए और खबर को ऐसे दबाया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह बात धन्यवाद करना होगा एक लीडिंग पत्रकार को या लीडिंग न्यूज़पेपर को जिसने हिम्मत की कि उसने अपने अखबार में छापने की कोशिश की या हिम्मत की। तो बात आप हर चीज पे करिए ना, सिर्फ एक एनसीईआरटी को टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ने जो कुछ लिखा है उसको न्यायपालिका का सम्मान रखते हुए बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के माफी तो मांग लेनी चाहिए, लेकिन जवाब जख्म हरे हो गए। मैं सीधे कह रहा हूं अंजू जी, ये जख्म हरे हो गए। इस मुद्दे को उठा करके जो ठंडा पड़ा हुआ था जस्टिस वर्मा का भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें एक फायर पर्सनल कहता है कि महात्मा गांधी जल रहे हैं, महात्मा गांधी के जलने की जो हलक थी, लोगों के अंदर दर्द था, वह इन्होंने एक बार फिर से जिंदा कर दिया कि भाई जुडिशरी में भ्रष्टाचार है ही नहीं, इस पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई नहीं कोई एक्शन हो रहा है तो कम से कम जनता को इतना तो अधिकार लोकतंत्र में मिलना चाहिए ना कि अपनी बात न्यायपालिका के सामने कहे कि भाई इस पर भी आप ध्यान दीजिए। और जवाबदेही अदालतों की भी है लोकतंत्र की। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आप इम्यून हो पूरी तरह से, आपको पूरी तरह से आर्बिट्रेरी तरीके से काम करने की छूट है। लेकिन यहाँ पर आप जब इस बात को उठा रहे हैं, आपसे दूसरे सवाल भी पूछे जाएंगे। और जस्टिस वर्मा के मामले पर अभी तक अदालत में जिस तरह से शांत पड़ी हुई है, यह बात तो मुझे समझ में नहीं आती। और वो अभी भी एक तरह से कहें संविधान के टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, सारी चीजें ले रही हैं, उनके साथ इतनी नरमी क्यों दिखाई गई? माना कि हाउस ऑर्डर में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन बाद 5 दिन बाद चीजों को संज्ञान लिया, जांच कमेटी बैठाई, सब चीज हुआ, लेकिन अभी अदालत अदालत ही चल रहा है। इस पर जवाबदेही कौन देगा? इसके सवाल के जवाब कौन देगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं अंजू जी कह रहा हूं, लोगों को हो सकता है मेरे न्यायाधीश मित्रों को बुरा लगे या अधिवक्ता मित्रों को बुरा लगे, हम लोग अदालतों में जब जाते हैं कभी कभी 8-8 9-9 महीने की डेट मिलती है, मतलब 1 साल में एक बार सुनवाई होगी। तो न्याय देने का अधिकार, वह क्षेत्र जिसमें विधायिका को अधिकार नहीं है दखल देने का, वह क्षेत्र जिसमें कार्यपालिका को अधिकार नहीं है दखल देने का, तो क्या उस संस्था से सवाल न पूछा जाए कि जिस संस्था की जिम्मेदारी है लोगों को सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की, अगर यह सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा तो क्या लोकतंत्र में न्यायपालिका या जो कहें राजा का मुख्य कार्य होता है अपनी जनता को न्याय प्रदान करना, जो कार्य न्यायपालिका को डेलीगेट किया गया है संविधान के द्वारा, उस पर अगर जवाबदेही नहीं रखी जाएगी तो यह चीज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ होगी। अगर मेरे जूरिस्प्रूडेंस के छात्र जानते होंगे, विद्यार्थी जानते हो कि संविधान होना और संविधानवाद होना
संविधान हर देश में होता है। इवन जो एनार्की होती है, जहां तानाशाही होती है, वहां भी एक संविधान होता है। लेकिन संविधानवाद मतलब जिसमें एक संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया गया हो, संविधान के तहत दायित्व निर्धारित किए गए हों, तो यह सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है हमारी रगों में स्थापित किया जाना चाहिए। और इसलिए अगर न्यायपालिका अपने बारे में सवालों को दबाने की कोशिश करती है बजाय कि उसके जवाब देने के, तो निश्चित ही कहीं न कहीं लोगों के अंदर जस्टिस वर्मा जैसे लोगों के प्रति जो है गुस्सा फूटता है। और दिमाग में आज देखिए, अगर आप 2 साल पहले 4 साल पहले की घटनाओं का जिक्र करें तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी जुडिशरी के खिलाफ बोलने की। क्यों? क्योंकि एक सम्मान उसका बचा हुआ था। ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी जिसको कि मतलब नंगा नाच कहें, मैं तो इसको नंगा नाच कहूंगा कि दिल्ली की लुटियंस जोन में 500 की गड्डियां जल रही हैं और जल के धू-धू करके खत्म हो गई, और उसके बाद 2 दिन तक दिल्ली के अंदर किसी को पता नहीं चला। क्या माननीय लोग नहीं थे यहाँ पे दिल्ली के अंदर? चाहे मैं संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने भी माननीय थे सब लोगों को तो पता चली ही होगी। आखिर 2 दिन तक इस घटना को छुपाने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी हमारी अदालतों ने? हमारे माननीय न्यायाधीशों को माफी मांगनी चाहिए थी कि हमें इस बात का खेद है कि हम जुडिशरी के सम्मान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आप केवल सम्मान की बात करेंगे और जब सम्मान को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो वहां पर 2-2 दिन तक आप सोए रहेंगे, तो भाई इस चीज को कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके इस बात के लिए कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये कहा गया कि ये जुडिशरी को बदनाम करने का एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है। और एनसीईआरटी में सर 8वीं की क्लास के सिलेबस में इस तरह की बातें छप जाएं, इसके पीछे क्या आपको लगता है कोई ऐसा इकोसिस्टम है जिसने वाकई जुडिशरी को टारगेट किया? क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी अफसोस ही जता रहे हैं, जबकि वो तो मंत्री, उनको तो पता होना चाहिए कि कौन से सिलेबस में कौन सी चीजें गई। क्या उनकी नजर में नहीं आता है ये सब कुछ? क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? तो ये तो बड़ी लापरवाही वाला मामला लगता है ना। अंजू जी, साजिश के एंगल को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 8वीं का जो छात्र होता है उसको राजनीति की, संविधान की, या इस तरह कहें कि कानून के दांव-पेच की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती, ना उसको भ्रष्टाचार से ही कोई बहुत ज्यादा लेना होता है। यह सब चीजें आती हैं आदमी को कॉलेज लेवल पर जाकर के या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर के चीजों पर ध्यान जाता है, या ये कहें कि 12वीं 10+2 के बाद आता है। तो ये निश्चित ही कहीं न कहीं कुछ चीजें हो रही हैं, खास करके मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, चाहे यूजीसी का मामला रहा हो, चाहे एनसीईआरटी का ये मामला रहा हो, दोनों ही मामले जो है कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें सरकार को परेशान करने वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन सरकार उस चीज को भांप नहीं पाई, चाहे एनसीईआरटी की किताब में जो चीजें डाल गई। 8वीं के बच्चे को क्या मतलब है भ्रष्टाचार से? भाई 8वीं के बच्चे को तो ढंग से प्रस्तावना भी संविधान की नहीं पता है, उसे तो ये भी नहीं पता है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है जो है। तो आप 8वीं के लेवल को उसमें भ्रष्टाचार की बात डाल रहे हैं, तो एक तो एनसीईआरटी के लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने किस इंटेंशन से इसे डाला है या किस कमेटी के रिकमेंडेशन से डाला है, और एनसीईआरटी के लोगों पर जवाबदेही फिक्स की जानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही चीजें, यूजीसी में भी जो चीजें हुई और एनसीईआरटी में जो चीजें हुई, कहीं न कहीं चीजें मिस हुई हैं सरकार से, या सरकार को अंधेरे में रखा गया है, जिसके चलते ये सब चीजें हो रही। नहीं तो सरकार को और न्यायपालिका को टकराव में लाने की स्थिति पैदा करने की कोशिश जिसने भी की है, उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसे आपने कहा अंधेरे में रखा गया, सरकार को कोई अंधेरे में रख सकता है? एक कमेटी बनती है जो एनसीईआरटी को क्या क्या सिलेबस किस किस क्लास में पढ़ाया जाना है, वो कमेटी तो शिक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। और मैं जो स्टेटमेंट है, आप नाम नहीं ले रहे लेकिन मैं नाम ले रही हूँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा हम जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं, जुडिशरी ने जो भी कहा है हम उसका पूरा पालन करेंगे, जो हो उससे मैं बहुत दुखी हूं। और उन्होंने कहा मैं अफसोस जाहिर करता हूं, जैसे ये मामला मेरे ध्यान में आया, उनके तो ध्यान में था ही नहीं कि एनसीईआरटी की किताब में किसी ने साजिशन ऐसा चैप्टर डाल दिया कि विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गए। सर, अब भले किताबों को वापस लेने का निर्देश दे दिया गया है, लेकिन सर नुकसान तो हो गया ना, दोनों आमने सामने आकर तो खड़े हो गए, सीजीआई तो भड़क गए ना एनसीईआरटी पर और शिक्षा मंत्रालय पर। नहीं भड़कना, और बात यह है कि जिस तरह से सरकार को फंसाने की कोशिश हुई है, आप देखिएगा आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ नई चीजें होंगी। इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और कहीं न कहीं एक तरह से कहें कि यूजीसी के मामले में जिस तरह से सरकार की इज्जत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बचाई उस एक्ट पर स्टे लगा करके,
तो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट समझ रही है और चीजों को समझ रही है, इसलिए आप देखिए सीधे सवाल एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, ना कि मंत्रालय से पूछे जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भले न मंत्रालय से सवाल पूछे, लेकिन जनता के दिमाग में बात आ रही है कि आखिर सारी बातें क्यों है एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ही क्यों हो रही हैं। आखिर शिक्षा के कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ही सारे मामले घूम करके क्यों पहुंच रहे हैं, सारी सुई उनकी तरफ ही क्यों पहुंच रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को हमें मिलेंगी या सुधार देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम आप जब इस बात को चर्चा कर रहे हैं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह बात जो है, जो पर्दे के पीछे रहते हैं भले वो कुछ ना कहते हो उन और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इस बात एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, जिसको सरकार ने समय रहते भांपने में थोड़ी सी चूक की है। और अगर इस चूक का ध्यान रखा गया होता तो शायद जो यूजीसी जैसी फजीहत हुई और आज एनसीईआरटी की जैसी फजीहत हो रही है, दोनों ही चीजें नहीं होती। और आने वाले समय में मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो सम्मान है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं कुछ। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसका प्रॉपर रेस्पेक्ट सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तो अदालत के पास है भाई क्या? अदालत का ऑर्डर तो एक रद्दी का टुकड़ा है। तो यहां पर अदालतों के सम्मान के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिए, और सरकार को यह बात सुनिश्चित भी करना चाहिए। बाकी जो बातें चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि इस घटना के चलते जो कुछ हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भी यह बात पहुंचेगी, चाहे हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ जवाबदेही पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने न्यायाधीशों के प्रति जो है डायरेक्शन देगी। और इस बात की एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि आज जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने अपना आते ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, और जब अंतिम व्यक्ति के न्याय की वो आश लेकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसे में हमें यह बात नहीं मान लेनी चाहिए कि कहीं से किसी तरह से टॉलरेंस है करप्शन के लिए, या अदालत चाहती है कि इस तरह की बातें ना उठे। अदालत इस बातों को उठाने वालों को नहीं रोक रही है, लेकिन आप इस बात को सोचिए ना कि 8वीं के लेवल पे इस तरह की बात अगर पढ़ाई जाए बच्चों में या डालने की कोशिश की जाए, तो डेफिनेटली ये टोटली इररेलेवेंट चीज है, अप्रासंगिक है। और जो किसी ने की है इस चीज को डालने की कोशिश, उनके खिलाफ एक सख्त कार्यवाही मंत्रालय के तरफ से भी और उस मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति भी होनी चाहिए, जिन्होंने इसको जो है एक तरह से कहें कि सरकार को अंधेरे में रख करके किया है जो है। अभी नोटिस जारी किया गया है एनसीईआरटी के डायरेक्टर को और साथ ही साथ शिक्षा सचिव को, लेकिन कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि एनसीईआरटी की तरफ से जो बयान कोर्ट के सामने रखा गया था उसमें एक भी शब्द माफी का नहीं था, और संबंधित विभाग किताब का बचाव कर रहा था शुरुआत में। केवल 2 लोगों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। एक गलती हो गई और उसको तुरंत हटा लिया जाए सर तो अच्छा रहता है, लेकिन गलती को जस्टिफाई किया जाए तो फिर बात बिगड़ जाती है, और बात बिगड़ गई ना एक तरह से। देखिए अंजू जी, एक अदालत में एक वर्ड यूज होता है सेइंग सॉरी और इंटेंशन टू सॉरी। सॉरी कहने से चीजें नहीं होती। अगर आपका इंटेंशन टू सॉरी नहीं है, अगर आप आशय नहीं है सॉरी बोलने का, अगर आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और चीजों को इफ एंड बट करके कह रहे हैं, तो निश्चित ही जो माननीय न्यायमूर्ति की एक तरह से कहें गुस्सा है वह बिल्कुल जायज है कि भाई आप अपनी गलत बात को जो है इस तरह से डिफेंड कर रहे हो जैसे आपने कोई बहुत बड़ा क्रांति कर दिया हो। आपको इन बातों का असर समझना चाहिए कि भाई इन सब की टिप्पणी लिखने की क्या आवश्यकता थी किताबों में, जबकि यह लेवल ही नहीं है 8वें के स्तर का। तो बात क्या है कि यह एक टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश थी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता था कि चीजें जो है इसको सही की जा सकती थी, लेकिन मंत्रालय के लेवल से भी कुछ चूक हुई है। अंजू जी, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता हूं कि मंत्रालय के लेवल से चूक नहीं हुई है, और मंत्रालय के लेवल पर अगर चूक हुई है तो सारे अधिकारी और जो भी कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट के सामने टेंडर करनी चाहिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा ही लोकतंत्र की सुरक्षा है। बताइए 8वीं की बच्चे को अगर हम पढ़ा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, भाई वो बच्चा माननीय न्यायाधीशों के प्रति क्या सोचेगा? क्यों? क्योंकि बच्चों का लेवल और बड़े लोगों का लेवल अंतर होता है। आप लॉ ग्रेजुएट के पास अगर जाएं, इस बात को रखें तो प्लस माइनस दोनों की चर्चा कर सकता है, लेकिन
आप अगर 8वीं के लेवल के बच्चे को, 7वीं के लेवल के बच्चे को बताएंगे कोई नकारात्मक बात, तो उसे सिर्फ नकारात्मक ही दिखाई देगी, वो सकारात्मक पहलू पे सोच भी नहीं पाएगा और ना ही उसे बताने वाले कोई है। सर, जैसे कि सोची समझी साजिश की तरफ इशारा किया है सीजीआई ने, और जब यूजीसी का मामला आया था तब भी कहा गया था कि कुछ लोगों ने भाषा बदल दी और इस तरह की गलतफहमी पैदा कर दी गई, ये बात भी आई थी। आपको लगता है कि एनसीईआरटी में क्या ऐसा कोई इकोसिस्टम अपने काम कर रहा है जो इस तरह की गलतियां जानबूझकर कर रहा है, ताकि न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ जाए, इस तरह की गलतफहमी पैदा हो जाए? अंजू जी, जिन्होंने बरसों तक रोटियां तोड़ी है किसी पार्टी की, उसकी वफादारी से वो बाज तो आएंगे नहीं, अंतिम सांस तक वो वफादारी निभाएंगे। वफादारी का आलम तो ये है कि अब जीवन के अंतिम चरण में भी लोग उस नाव से उतरने को तैयार नहीं है, या उस नाव में जिसमें छेद हो चुका है उसको भरने के लिए आवाज भी नहीं उठा रहे हैं कि इस नाव में छेद हो चुका है, डूबने दे रहे हैं। तो वफादारी का लेवल तो कुछ है ही, क्योंकि वफादारी इन्होंने तो अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति भी निभाई है, तो वफादारी तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। कुछ न कुछ तो है कि वो अंतिम समय तक, अपनी अंतिम सांस तक वफादारी निभाएंगे, और चाहे जिस भी पद पे रहे, चाहे सरकार के साथ रहें या सरकार के विरुद्ध रहें, हर जगह उनके लोग अपनी वफादारी निभाने से बाज नहीं आते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जांच की आवश्यकता है, और इसमें जो लोग भी हैं सरकार की तरफ से जो है कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और आप हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो है ये चीजें निकल करके आएंगी कि कौन है जो शिक्षा मंत्रालय को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहता था, कौन था जो राजनीति के मतलब विषयों को 8वीं के बच्चों के दिमाग में डालना चाहता है, कौन है जो न्यायपालिका के खिलाफ जो है बच्चों के मन में जहर डालना चाहता था और न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ जो है खड़ा करना चाहता। तो इन सभी बातों पर जो है निश्चित ही केंद्र सरकार गहन जांच करके उन सभी जिम्मेदार लोगों का चेहरा जो है जनता के सामने करेगी, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर विषय था। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कहीं न कहीं धूमिल करने का एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था, और इस डेलिबरेट अटेम्प्ट को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, और न ही कोई नागरिक इसको होने देना चाहेगा जो है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि नाराज हुए सीजीआई ने क्या कहा। उन्होंने कहा, संस्था का प्रमुख होने के नाते मैंने हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो न्यायपालिका को बदनाम करे। किसी कीमत पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कानून अपना काम करेगा। मैं जानता हूं इससे कैसे निपटा जा सकता है। मैं स्वतः संज्ञान ले रहा हूं। सर, मेरा सवाल फिर यही है कि वो अगर वाकई न्यायपालिका को बदनाम करने वालों को सख्त सजा देना चाहते हैं, उनसे कैसा निपटा जाए ये सीजीआई जानते हैं, तो फिर तो उनको सबसे पहले जस्टिस वर्मा से निपटना चाहिए। उन्होंने जो कांड किया है सर, जिसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उस कांड ने कितना बट्टा लगाया है न्यायपालिका की साख को, ये भी तो सीजीआई महोदय समझ रहे होंगे या नहीं? देखिए, मैं इस बात की मतलब एक तरह से सराहना करता हूं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं संस्था का प्रमुख हूं। संस्था का प्रमुख होने के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आगे आ रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन बात आती है कि जब बाकी और जिम्मेदारियां, जो बाकी और सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी आपको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उसके भी जवाब दे देने चाहिए। अब क्योंकि आपने खुद ही कह दिया है कि आप प्रमुख हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो जुडिशरी में हो रही किसी भी चीज के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। और ऐसे में मैं बताऊं आपको, रिट मैटर्स में जब कोई मामला हाई कोर्ट का जाता है सुप्रीम कोर्ट के अधीन, तो आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में दखल नहीं देती है, कहती है कि हाई कोर्ट अपने डोमेन में फ्री है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें चलेंगी कि हाई कोर्ट्स अपने डोमेन में फ्री हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं हाई कोर्ट्स के जजेज पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो एक डर होता है, या ये सुप्रीम कोर्ट के चेक एंड बैलेंस होते हैं, वो कहीं न कहीं खत्म से हो जाते हैं। और ऐसे में हाई कोर्ट जजेज जो है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, या एक तरह से कहें जस्टिस वर्मा जैसा इम्यून हो जाते हैं पूरे सिस्टम से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जहां पर बात आ रही है, कम से कम कहना चाहिए कि हाई कोर्ट अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जहां भ्रष्टाचार का मामला है, जहां ऐसा मामला है कि जहां पर लगता है कि संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट वहां दखल देगी। और सुप्रीम कोर्ट मुखिया होने के साथ ही सारी हाई कोर्ट की जो है
चीफ है और हाई कोर्ट में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके सुनने के लिए तैयार है। जुडिशरी का मुझे नहीं लगता है कि कोई दखल देगी, और इसीलिए देखा आपने जिस तरह से जस्टिस वर्मा गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ देने से एक तरह से कहीं इनकार भी कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अब इस समय सुप्रीम कोर्ट आकर के इस मामले में कहीं से दखल देगी जो है। लेकिन इस मामले में जो अभी एनसीईआरटी की किताब का मामला है, इसमें जितने लोग भी उपस्थित हुए न्यायालय के सामने, उन सभी लोगों का धन्यवाद है कि भाई उन्होंने कम से कम जुडिशरी के करप्शन पे कहा कि भाई एनसीईआरटी को माफी मांगनी चाहिए, और एनसीईआरटी को भी मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बात क्या है कि जिस बात को एनसीईआरटी पर आरोप लगाया गया है उस पर सवाल उठाने वाले को क्या कोई हक नहीं है इस संविधान में? क्या भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, या हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं बोला जा सकता? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस पर भी स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर एक जो डर है कि कंटेम्प्ट के हथौड़े से हमारे खिलाफ कल को कार्यवाही हो सकती है। तो मुखिया होने के नाते, और जहां तक मैं जस्टिस सूर्यकांत जी को जानता हूं, वो इस बात को और लिबरेट करेंगे कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार आए। क्योंकि आपने अगर सुना होगा तो इन्हीं लोगों के सबसे बड़ी चलती दुकान पर हमला किया था उन्होंने, जब सीनियर एडवोकेट्स की मेंशनिंग को खत्म किया था। तो जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो आगे भी कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक भी मुझे इस बात की उम्मीद नजर आती है। और अभी 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, अंदर खाने से खबर यह है कि पीएम मोदी भी नाराज हुए इस पूरे चैप्टर वाले कांड को लेकर। समझ रहे हैं ना कि कितना नुकसान हो रहा है इस तरह की वारदातों से, चाहे वो एनसी, चाहे वो यूजीसी की गाइडलाइंस हो, या फिर ये चैप्टर हो। अंजू जी, है क्या कि जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने कहा ना कि मैं मुखिया हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो इस सरकार में भी जिम्मेदारी लेने वाले 2 ही लोग हैं, एक मोदी है, दूसरे शाह जी हैं। तीसरे सारे सेकेंडरी लीडर, उनको बस ये है कि सब मोदी शाह करेंगे, मोदी शाह करेंगे। और जहां कहीं भी मोदी शाह ने थोड़ी सी भी ढिलाई की है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी न कभी हो जाता है। तो ऐसे में भाई प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच उठना बैठना और उन सारी चीजों को कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे 10 तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब देश में कौन सा कानून बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी किताब छप रहा है, भाई प्रधानमंत्री के लेवल से ये सब चीजें नहीं होंगी ना। बाकी मंत्रालय जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और आने वाले समय में देखिएगा, मुझे लगता है मंत्रालय में भी फेरबदल होगा कि भाई ऐसी चीजें कैसे हो जा रही हैं कि भाई ये चीजें छप के आ जा रही हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है। तो जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। मंत्रालय सिर्फ भारत सरकार सिर्फ 2 लोगों का सरकार नहीं है, बाकी जो कंसर्न मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, और विभागों के अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। और ऐसे में जो घटनाएं हुई हैं, खासकर यूजीसी के मामले पे आप देखिए कितना बड़ा बवाल मचा है उसने, एक तरह से कहें देश को सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ा कर सकता था। मैं तो इतना कह रहा हूं, मतलब आई सैल्यूट बोथ, पिछड़े लोगों को भी और सवर्ण समाज को, दोनों को ही, क्योंकि सनातन समाज में कहीं भी हिंसा को जायज नहीं ठहराया जाता, ना ही कहीं प्रदर्शन उग्र करने की इस तरह की सीख दी जाती है। इसी का एक नतीजा रहा कि सनातन समाज और पिछड़े दलित सब लोगों ने इस कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उसके बाद से लोगों ने कहा कि चलो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी ठीक है। तो कहते हैं कि पहला अटेम्प्ट फेल हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट आ गया एनसीईआरटी को लड़ाने का। और इसमें भी एनसीईआरटी वाले प्रकरण में भी मुझे उम्मीद ऐसी थी कि जिस किसी ने भी साजिश की है उसमें कि केंद्र सरकार को लपेटा जाएगा, केंद्र सरकार की खिंचाई होगी। लेकिन अब यहां भी हाथ लगी, क्योंकि केंद्र सरकार की खिंचाई नहीं हुई, अलबत्ता एनसीईआरटी की खिंचाई हो गई। तो बात यह है कि इन चीजों को जो संस्थाएं हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट हो गई, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, आज देश जब दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के आगे चल रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो संवैधानिक टकराव है उसको पैदा करके ऐसा किया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रिदम बना हुआ है आज की तारीख में डेवलपमेंट का, नहीं तो आप देखिए ना, सरकार का जब कोई स्टेप आता था, कोई प्रोजेक्ट आता था, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता था, और कुछ एनजीओ जो है, एनजीओ चलाने वाले उसी पे जीते खाते थे, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। और वो करते क्या थे, विदेशी फंडिंग के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट को रोकते थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पे और बाकी सब चीजों के नाम पर। तो आज जब देश की न्यायपालिका के सामने कोई विकास का मुद्दा जाता है, तो वहां पर न्यायपालिका भी देखती है कि विकास पहले जरूरी है कि पहले यहाँ पर कैसे सामंजस्य बैठाया जाए विकास और एनवायरमेंटल के बीच। तो
इन सब चीजों से कहीं न कहीं उन लोगों को निराशा हाथ लगी और डीप स्टेट जो भारत में कहीं न कहीं एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा करना चाहता था, उनको निराशा हाथ लगी है और उसी निराशा का नतीजा है कि अब बैक डोर से धीरे-धीरे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो चीज़ें फेल कर जा रही हैं और यह बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि एनसीईआरटी के प्रकरण में जिस तरह सरकार के लिए कोई भी शब्द नहीं कहा गया है। यह बहुत ही मतलब हमें मानना पड़ेगा कि न्यायपालिका का सरकार के प्रति सम्मान है और सरकार का न्यायपालिका के प्रति एक सम्मान है और दोनों के बीच एक सामंजस्य है, जहाँ पर देश को विकास की राह पर ले जाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पीएम मोदी ने ये कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी है, देखते हैं उस दिन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये भी सच है कि कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं, डीप स्टेट के कुछ एजेंट हैं जो इस तरह के कांड कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी की गाइडलाइंस हो या एनसीईआरटी का मसला हो। और अगर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई है तो आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कोई बड़े पैमाने पर कोई ना कोई फेरबदल शिक्षा मंत्रालय में देखने को मिल सकता है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, आपके दर्शकों ने बड़े धैर्य से सुना और हमें मौका दिया एक बार फिर आज जुड़ने का। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।